वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स चैनल। हम चर्चा कर रहे हैं स्मॉल जी के मान में परिवर्तन के बारे में। तो आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में बनाया है कि स्मॉल जी का मान घटता है कब, जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं। तो देखो, हमने इसके बारे में भी बात की है कि पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन हो रहा था। अब पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी हम पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं कि जैसे ही हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता जाता है। आज की इस वीडियो में हम तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं, मतलब नीचे गहराई में जाते हैं, तब जी का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो जी का मान घटता है इस वैल्यू से या बढ़ता है, ये देखना होगा। तो चलो अब समझते हैं करना क्या है। तो देखो, ये हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने गोल मान के चल रहे हैं। तो देखो, पृथ्वी की त्रिज्या है RE। हमने क्या किया कि पृथ्वी के तल से, सरफेस से स्मॉल डी गहराई पर, ये जो है स्मॉल डी गहराई पर एक गड्ढा खोदा हुआ है जिसकी गहराई हमने कितनी मानी है, डी है, स्मॉल डी। तो हमें पता है कि पृथ्वी की टोटल त्रिज्या है RE, उसमें से डी गहराई को घटा दें तो अंदर बचा RE माइनस डी, ये बचेगा RE माइनस डी। तो RE माइनस डी गहराई पर जाकर के हमने कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड रखा है। अब उस पर जी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारी वस्तु डी गहराई पर है अंदर, तो ऊपर की जो मिट्टी है उसका जो द्रव्यमान है वो उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, यानी उसका प्रभाव जी के मान पर नहीं रहेगा। इसलिए जो प्रभाव रहेगा RE माइनस डी इस वाले गोले का रहेगा जिसको हमने माना है। ये जो गोला है, इसके ऊपर के गोले को हम खोखला गोला मान करके चलेंगे। तो अब यही समझते हैं कि अब इसके अंदर का जो मास है, द्रव्यमान है, वो कितना बचा, यानी अंदर के गोले का द्रव्यमान कितना बचा है। तो देखो, हम अब वस्तु कहाँ रखी है, बी पॉइंट पर, ये है जिसका मास है m। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर कैसी, कि वस्तु रखी है बी पर और इसके अंदर के गोले का द्रव्यमान कितना है। तो बात करें अंदर के गोले का द्रव्यमान, गोले का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है मास, इसका मास कितना है। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन इंटू घनत्व यानी डेंसिटी। तो मास वॉल्यूम भी लिखेंगे और इसको रो लिखेंगे। तो एक गोले का, ये गोला है, गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई RQ, जिसकी जो रेडियस है उसका Q आता है। तो इसकी रेडियस कितनी है, RE माइनस डी की पावर 3, क्यों Q करना है, इंटू रो। तो ये निकला है अभी मास, पृथ्वी का जो अंदर का जो मास है वो निकला है। ये जो स्मॉल m है, ये जो बॉडी रखी है उसका मास है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो निकला है वो ये रहा। अब हम उसी फॉर्मूले की बात करते हैं जो हमने पढ़ा है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन का। वो है स्मॉल जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर, ये होता है जो रेडियस है वो। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करना चाहें तो देखिए बनेगा क्या, RE रेडियस है, तो अब रेडियस हमारे पास है RE माइनस डी, तो हम यहाँ लिखेंगे RE माइनस डी की पावर 3। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, अब ME कितना है हमारे पास, ये वैल्यू है, तो ये रखा जाएगा 4/3 पाई और RE माइनस डी की पावर 3 इंटू रो। और जो क्योंकि पृथ्वी के अंदर निकाल रहे हैं इसलिए इसको हम मानेंगे जी डैश। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तो ये हमने पृथ्वी के अंदर निकाला है। अब ये मान के चलेंगे कि ये जो बॉडी है, ये द्रव्यमान है स्मॉल m का, ये पृथ्वी के सरफेस पे हो। तो यही कहेंगे यदि
m द्रव्यमान का पिंड यानी कि बॉडी, पिंड पृष्ठ पर हो, पृथ्वी के पृष्ठ पर हो, सरफेस पर हो, पृष्ठ पर हो, तब देखिए स्मॉल g की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकाली जाती है? कैपिटल G me/re², इससे निकाली जाती है। अब देखेंगे इसमें भी हम बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पर द्रव्यमान को चेंज कर रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आयतन इंटू घनत्व, जो कि हमने अभी पढ़ा था, आयतन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना बनेगा? वो बनेगा आपका आयतन अब पूरे गोले का यानी पूरी पृथ्वी का कितना रहेगा? 4/3 पाई r³ इंटू घनत्व तो कितना हो गया? रो। तो m की जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे, कैपिटल G, ये हो जाएगी हमारे पास 4/3 पाई re³ इंटू रो अपॉन कितना है? re²। तो क्योंकि यहाँ पे re³ है तो इसकी 2 पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो देखो कितना बच रहा है हमारे पास, ये रो है। तो स्मॉल g की वैल्यू जो है उसको हम कितना मानेंगे? कैपिटल G, इसको हम 4/3 पाई को पहले लिख लेते हैं, 4/3 पाई कैपिटल G है हमारे पास, और क्या है? re एक बचा है यहाँ पर, re इंटू रो, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। तो क्योंकि हमें g डैश की वैल्यू निकालनी है, d गहराई पर कितनी वैल्यू है, इसलिए समीकरण फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, भाग लगा रहे हैं तो g डैश अपॉन g बनेगा, तो g डैश अपॉन g यहाँ बनेगा। इधर देखिए कितना बचेगा, ये वैल्यू ऊपर रहेगी और इसकी ये वैल्यू रहेगी नीचे। तो ये कितनी है? ये है अपनी कैपिटल G इंटू 4/3 पाई, और हमारे पास है re−d³ इंटू रो अपॉन इसके बट्टे कितना है? re−d³ अपॉन सबके बट्टे कितना रहेगा? ये वैल्यू, ये है हमारी 4/3 पाई कैपिटल G re इंटू रो। तो देखो कैंसिल कितना हो रहा है, 4/3 पाई से ये भी कट गया और G भी कैंसिल हो जाएगा, और देखिए रो से आपका रो कैंसिल हो गया। अब मटेरियल कितना बच रहा है? यहाँ re² इस वाली से ये भी कैंसिल हो गया। तो अब देखो मटेरियल हमारे पास कितना बचा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ है हमारे पास re−d, ठीक। तो अब देखिए समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो चुका है। देखो यहाँ पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, वो हमारी इस इक्वेशन फर्स्ट में हुई है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला नीचे अपॉन re का स्क्वायर होता है, तो यहाँ रहेगी पावर 2। तो यहाँ की बात की जाए तो इसकी पावर से इसकी जो पावर है कैंसिल हो रही है यहीं पर, तो 2 पावर से इसकी 3 पावर कैंसिल होगी, तो ऊपर 1 पावर ही बचेगी। तो मतलब ये इसको देखो दोबारा से हम कैंसिल करते हैं तो हमें आसानी रहेगी समझने में, क्योंकि इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 3, re−d का होल स्क्वायर है, इसकी पावर है 3। तो ऊपर कितना बचा? देखिए g डैश अपॉन g कर लिया हमने, g डैश अपॉन g कर लिया, तो ऊपर कितना बच रहा है? क्योंकि इसकी दोनों पावर हैं, इसकी जो पावर 2 है तो ये पूरा कैंसिल हो गया, इसकी पावर 3 है क्योंकि हमारी, तो इसकी पावर कटेगी तो ऊपर 1 पावर ही बचेगी। तो मतलब कितना बचा? कैपिटल G इंटू 4/3 पाई, और यहाँ बचा है केवल re−d और बच रहा है रो। अब देखिए क्योंकि हमने g डैश अपॉन g किया है तो g की वैल्यू हमारे पास ये है 4/3 पाई g re रो। तो देखो यहाँ पर 4/3 पाई से ये g समेत कट गया,
रो से आपका रो भी कैंसिल हो गया है, तो बचा मटेरियल कितना, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू यहाँ बचेगा आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, ये बच रहा है। चाहे तो हम और आगे भी कर सकते हैं कि इसमें से ऊपर से केवल आर ई को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं है तो यहाँ बट्टे में बन जाती है संख्या, तो डी अपॉन आर ई, और नीचे पहले से है कितना आर ई, इससे आपका ये कैंसिल होगा। तो बचा कितना, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस के डी अपॉन आर ई, ये बचा। इसके नीचे भी हम एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जी आ जाएगा इधर, तो जी डैश की वैल्यू बन रही है जी, कैपिटल जी इधर आ गया, और यहाँ पहले से है 1 माइनस के डी अपॉन आर ई, ये हमारा फॉर्मूला है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर कितनी गहराई पर, डी गहराई पर। तो यहाँ से देखो एक चीज निष्कर्ष में फिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू 1 में से घट रही है तब जी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जी डैश के बराबर है। तो 1 से घट कर के संख्या छोटी ही मिलेगी, यानी छोटी संख्या मिलेगी, उसका हम जी में गुणा करेंगे तो वो वैल्यू कम ही बनेगी, यानी इस जी की वैल्यू को कम करने के लिए 1 से घट रही है। तो मतलब ये, इसका मतलब जी का मान ज़्यादा है और इस जी डैश का मान कम है, तो हम कह सकते हैं कि जी डैश का मान कम है कैपिटल जी से। तो जी डैश था क्या, यानी डी गहराई पर, नीचे गहराई पर जाने पर जी डैश था गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, ग्रेविटी एक्सेलरेशन था, और जी क्या है, पृथ्वी के सरफेस पर जी का मान है। तो इससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, जैसे ही पृथ्वी तल से नीचे गहराई पर जाते हैं तो जी का मान घटता है, और पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तब भी जी का मान घटता है। मतलब जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ है, पृथ्वी तल पर सबसे ज़्यादा है, और पृथ्वी तल पर भी कहाँ है, पृथ्वी के जो ध्रुव हैं यानी पोल हैं नॉर्थ और साउथ, वहाँ पर पृथ्वी जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि जी का मान किस तरह से वेरिएशन करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।